प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पढ़ने वाले हैं बाबा नागार्जुन को। एमए हिंदी सेकेंड सेमेस्टर 7th पेपर के अंतर्गत प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत आप नागार्जुन को पढ़ते हैं। मैं डॉक्टर बी नंदा जागृत, शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आइए हम चर्चा करते हैं बाबा नागार्जुन पर। वैसे आपने मेरे से पूर्व भी कुछ वीडियोस और देखे होंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, यूट्यूब में आप लोगों का जो रिस्पांस मिल रहा है उस रिस्पांस से हम लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हो रही है। और मुझे विश्वास है कि आप इस वीडियो को भी पसंद करेंगे और आपके ज्ञानवर्धन में ये सहायक होगा। हम बात कर रहे थे नागार्जुन जी की प्रगतिशीलता की। जैसे बात आती है तो आपके मन में नागार्जुन, त्रिलोचन जैसे कवियों के नाम आ जाते हैं। तो नागार्जुन जी के का परिचय पहले भी आपने प्राप्त किया होगा और मैं भी आपको बता दूं। ठक्कन मिसिर उर्फ वैद्यनाथ मिश्र उर्फ वैदेह उर्फ यात्री उर्फ नागार्जुन उर्फ बाबा। मैंने कहा इतने सारे नाम हैं बाबा नागार्जुन के। ठक्कन मिसिर कैसे? जब बाबा नागार्जुन पैदा हुए तो उनके पहले उनके 2-3-4 भाई और हुए थे बच्चे उनके यहाँ। तो वो उन बच्चों की जल्दी से मृत्यु हो गई, तो माँ बाप इस बच्चे के लिए भी डर गए कि कहीं इसकी भी मृत्यु जल्दी ना हो जाए। तो गांव में जैसे लोग टोटका मानते हैं, उस टोटका के तहत वो क्या करते हैं कि बच्चे का कोई अच्छा सा नाम नहीं रखते, बल्कि उसका कुछ ऐसे ही नाम रख देते हैं। जैसे अपने छत्तीसगढ़ में भी चलता है ना, कचरा घुरवा कुछ भी नाम रख देते हैं, वैसे ही इनका नाम रख दिया गया ठक्कन। ठक्कन यानी ठग कर चला जाने वाला। तो फिर इनका नाम ही चल गया ठक्कन ठक्कन ठक्कन। ये इनके जो बड़े लोग थे वो इनको ठक्कन ही कहा करते थे। तो एक ठक्कन मिसिर नाम है। वैद्यनाथ है वो इनका मूल नाम है जो इनके माता पिता ने रखा। उसके बाद वैदेह नाम से इन्होंने लिखना शुरू किया तो वैदेह भी कहलाने लगे। उसके बाद मैथिली भाषा में लेखन किया तो यात्री के नाम से किया। और उसके बाद इन्होंने नागार्जुन के नाम से हिंदी में लेखन शुरू किया। और नागार्जुन होने की भी अपनी एक कहानी है, नागार्जुन बनने की भी एक कहानी है अपनी, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। जन्म इनका माना जाता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को। तिथि के बारे में अभी तक विद्वज्जनों में ये एक मत नहीं है कि कोई कहता है 26 जून, कोई कहता है 30 जून, कोई कहता है 11 जून, परंतु इस पे सब लोग एक मत है कि सन 1911 में इनका जन्म हुआ था अपने ननिहाल ग्राम सतलखा, बिहार में। और जन्म तो सतलखा में हुआ था जो इनका ननिहाल है, मामा का गांव है, लेकिन इनका गांव है तरौनी। तरौनी के ये निवासी थे जो बिहार प्रांत में ही है। पिता का नाम गोकुल मिश्र था और माता थी उमा देवी। अब पिता जो थे गोकुल मिश्र जी वो कम पढ़े लिखे थे। माता है वो जब ये 8-9 साल के थे तभी माता का देहावसान हो गया। अब पिता थे वो काम काज तो ज़्यादा कुछ करते नहीं थे, बस इनके यहाँ पहले जो इनके पूर्वज थे वो पुरोहिताई करते थे। तो इनके पिता कुछ काम काज ज़्यादा करते नहीं थे, बस खेत बेच के खा रहे हैं, आराम पसंद थे, रहते थे। इस तरह से इनका कहना चाहिए बचपने से ही गरीबी से पाला पड़ा। और पिता अंग्रेजी शिक्षा के भी पक्षधर नहीं थे, इसलिए इनको गांव के ही स्कूल में पढ़ाने के लिए डाला गया। क्या था कि उन दिनों जो तरौनी गांव है वहाँ का पाठशाला था जो वो संस्कृत शिक्षा के लिए बहुत प्रसिद्ध था। तो उसी पाठशाला में नागार्जुन को डाला गया। और पढ़ाई कैसे होती थी उस बारे में कवि कहते हैं कि हम लोग जाते थे पढ़ने के लिए, गुरुजी के खेतों में काम करते थे, या गुरुजी कभी अपने जानवरों को चराने के लिए भेज देते थे और वहीं कुछ बता दिया गुरुजी ने और हम लोगों ने रट लिया, पढ़ लिया। ऐसे इस तरह से इनकी पढ़ाई की शुरुआत हुई थी, प्रारंभ हुआ था। संस्कृत में इन्होंने प्रथमा किया, मध्यमा किया, और उसके बाद संस्कृत में प्रथमा करने के बाद ही गांव के एक विद्वान थे अनिरुद्ध मिश्र। अनिरुद्ध मिश्र जी ने इनको संस्कृत के छंद का ज्ञान कराया। और फिर इन्होंने मध्यमा किया। मध्यमा करने के बाद, प्रथमा और मध्यमा करने के बाद शास्त्री की शिक्षा के लिए ये चले गए काशी। काशी यानी बनारस। बनारस में जाकर इन्होंने एक अलग ही माहौल देखा। फिर साहित्य के प्रति रुचि, राजनीति के प्रति रुचि वहीं जाकर इनके मन में जागृत हुई। और प्रिय विद्यार्थियों, जैसे मैंने अभी कहा कि इनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था, फिर बाबा नागार्जुन के नाम से हम इनको पढ़ते
हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारे रचनाकार हैं हमारे हिंदी साहित्य में जिनका मूल नाम अलग है और जिनका साहित्यिक नाम अलग है। इनको आप लोग जानते हैं, जैसे धूमिल का नाम आपने सुना है, धूमिल की रचनाएं आपने पढ़ी हैं। धूमिल का मूल नाम था सुदामा पांडे। फिराक गोरखपुरी का नाम आपने सुना होगा, उनका मूल नाम था रघुपति सहाय। और इसी तरह वेणुगोपाल का नाम आपने सुना होगा, इनका मूल नाम था नंद किशोर शर्मा। और इसी तरह रांगे राघव जी का नाम आपने सुना होगा, ये तो तमिल मूल के कवि हैं। इनका नाम है तिरुमल्ले नंबकम वीर राघव आचार्य, और जिनको हम हिंदी में जानते हैं रांगे राघव के नाम से। और इसी तरह से राहुल सांकृत्यायन जी का नाम आपने सुना होगा। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम है केदारनाथ पांडे। और राहुल सांकृत्यायन जी और बाबा नागार्जुन दोनों गुरु भाई थे। दोनों ने बौद्ध धर्म में दीक्षा ली थी और एक ही गुरु के शिष्य थे। तो अब सोचिए आप ये सोचिए कि संस्कृत से इन्होंने पढ़ाई शुरू की और शास्त्री तक की पढ़ाई की, और उसके बाद ये चले जाते हैं घूमते घामते, गुजरात गए, यहाँ से और दूसरी जगह गए, घूमते घामते ये चले गए श्रीलंका में बड़ा ही बौद्ध शिक्षण संस्थान है जिसका नाम है विद्यालंकार परिवेण। वहाँ ये गए और वहाँ जाके उसमें प्रारंभ में तो वहाँ के जो भिक्षु थे उन लोगों को संस्कृत व्याकरण और दर्शन पढ़ाया करते थे, और उन लोगों से पाली पढ़ रहे थे और बौद्ध दर्शन पढ़ रहे थे। फिर बौद्ध धर्म ने इनको इतना आकर्षित किया कि ये बुद्धिस्ट बन गए, बौद्ध भिक्षुक बन गए। और बौद्ध भिक्षुक जब बन गए तब इनका नाम पड़ा नागार्जुन। और जब ये साहित्य में इतने लोकप्रिय हो गए अपने देश में आके, तो बड़े प्रेम से जनता ने इनको कहना शुरू कर दिया बाबा। और बाबा का संबोधन जिस कवि को मिलता है उसकी लोकप्रियता का अंदाज आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ऐसे बाबा नागार्जुन का ये जीवन है। विद्यार्थियों में बहुत संक्षेप में ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि ये पहले के वीडियोस में भी आप लोगों ने देखे होंगे। फिर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करेंगे। रचनाओं की बात जब आती है तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि काव्य संग्रह ही इनके 14 हैं। 14 काव्य संग्रह हैं, जिसमें कुछ नाम मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको याद रहे, क्योंकि याद रखना बहुत जरूरी है साहित्य में। तो सतरंगे पंखों वाली, युगधारा, तालाब की मछलियाँ, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था, ये सब मैं नाम लेते जा रही हूँ, वो काव्य संग्रहों के नाम हैं। खिचड़ी, विप्लव, देखा हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, रत्न गर्भ, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, इस गुब्बारे की छाया में, भूल जाओ पुराने सपने, और अपने खेत में। ये सब इनके काव्य संग्रह हैं। जैसे मैंने संख्या बताई आपको, 14 काव्य संग्रह हैं। और उसके बाद इन्होंने 2 खंड काव्य लिखे हैं। 2 खंड काव्य में एक तो है भस्मांकुर और दूसरा है एक खंड काव्य है भस्मांकुर और दूसरा है भूमिजा। तो भस्मांकुर खंड काव्य जो है उसकी विशेषता आप लोग याद रखेंगे कि ये पूरा जो भस्मांकुर खंड काव्य है उसको इन्होंने 12वें छंद में लिखा है। प्रश्न जैसे आप कभी जाके नेट करना चाहें या APPSC के लिए बैठना चाहें तो उसमें भी आपको ये प्रश्न याद रखना चाहिए कि जो भस्मांकुर खंड काव्य है वो किसकी रचना है, वो नागार्जुन की रचना है। और उसमें कौन सा छंद इन्होंने प्रयोग किया है, वो छंद है 12वें छंद। आप लोगों ने जैसे मैंने कहा कि संस्कृत से इनकी शिक्षा प्रारंभ हुई थी, छंदों की शिक्षा प्रारंभ हुई थी, तो इनको छंदों का बहुत ज्ञान था। और ये कहते थे कि जिसको साहित्यकार बनना है, विशेष रूप से कवि बनना है, उसको छंदों का ज्ञान आवश्यक है, उसको छंदों का ज्ञान होना ही चाहिए, तभी वो सही कवि बन सकता है। भले ही अभी सब मुक्त चल रहा है, मुक्तक छंद चल रहा है, निराला जी ने छंद के बंधन से आजाद करने के लिए घोषणा की और सब मुक्त चल रहा है, फिर भी ये कहते हैं कि छंदों का ज्ञान कवि को होना चाहिए। और इसलिए ये 12वें छंद में इनका लिखने का मन था, इसलिए इन्होंने खंड काव्य लिखा। जैसे मैंने बताया भस्मांकुर और भूमिजा,
ये इनका खंड काव्य है। और उसके बाद हम इनके उपन्यासों के बारे में बात करें तो 12 उपन्यास हैं, और 12 उपन्यासों में से आपको बता दें कि कुछ तो बहुत लोकप्रिय हैं, रतिनाथ की चाची, बलचन्मा, बाबा बटेश्वर नाथ, दुखमोचन, कुंभी पाकिया, यूँ कहूँ कि सभी उपन्यास इनके बड़े ही प्रसिद्ध रहे हैं। वैसे ये प्रगतिशील विचारधारा के थे। प्रगतिशील विचारधारा से मतलब ऐसा नहीं कि आप बस वो शर्ट पैंट टी शर्ट जीन्स पहन लिए तो प्रगतिशील विचारधारा हो गई। इनका मानना था कि ऐसी बात नहीं है भाई, विचारों में प्रगतिशीलता होनी चाहिए। अभी देखिए कि एक धोती पहनता है, बड़ा बड़ा चुटैया रखा है, और एक बढ़िया टी शर्ट और जीन्स विन्स मार के बढ़िया महंगी घड़ी पहन के रहता है, लेकिन वो जो चुटैयाधारी है वो अपनी लड़के का विवाह यदि करना चाहता है और वो कहता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा। दहेज से जानते ना हमारे यहाँ कितनी गंदी प्रथा है, डाउरी यानी दहेज, है ना। तो दहेज प्रथा के कारण बहुत सारे पालक हैं वो बड़े पीड़ित रहते हैं, त्रस्त रहते हैं कि लड़कियों की शादी कैसे करें। तो वो कहते हैं कि यदि वो चुटैयाधारी कहता है कि हम दहेज नहीं लेंगे और विवाह करेंगे, और इधर सूट बूट वाला कहता है कि भैया हम तो दहेज लेंगे, पूरा लिस्ट पकड़ाता है, ये कार चाहिए और ये गाड़ी चाहिए और इतना सोना चाहिए, है ना। तो वो कहते हैं कि मैं सब ज़्यादा प्रगतिशील किसको मानूंगा, उस धोतीधारी चुटैया वाले को मानूंगा, क्योंकि उनकी विचारधारा है वो प्रगतिशीलता है। ये सूट बूटधारी है जो दहेज की लिस्ट दे रहा है वो प्रगतिशील नहीं है। तो ये ऐसे प्रगतिशील कवि हैं जो वास्तव में प्रगतिशीलता चाहते हैं, सोच में प्रगतिशीलता चाहते हैं। तो इनके उपन्यासों के बारे में हमने बात की। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बांग्ला में भी लिखा, बांग्ला भाषा में भी लिखा। वैसे बहुत सारे साहित्यकार हैं जो बहुभाषाविद हैं, मतलब बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं, परंतु नागार्जुन ऐसे कवि हैं जो बहुत सारी भाषाओं को जानते हैं और 4 भाषाओं में लिखा भी है। और बहुत कम लोग हैं जिन लोगों ने 2-4 भाषाओं में एक साथ लिखा हो। तो नागार्जुन ने 4 भाषाओं में लिखे, वो है हिंदी, संस्कृत, मैथिली और बांग्ला। तो बांग्ला जो इनकी जो रचना है वो एक नाम है उसका, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। और उसके बाद मैथिली की जो रचना है उसका नाम है काव्य संग्रह है। दोनों काव्य संग्रह हैं, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा भी काव्य संग्रह है जिसमें बांग्ला रचना है, और मैथिली का जो काव्य संग्रह है जिसका नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। अच्छे से याद रखिए आप लोग, इनका जो मैथिली का संग्रह है उसका नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। और उसी पे सन 1968 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। देखिए हिंदी में ये बहुत प्रसिद्ध हुए, परंतु साहित्य अकादमी कहाँ मिला इनको, मैथिली भाषा में। ठीक है, तो शुरुआत किए संस्कृत से, छंद सीखे संस्कृत से, है ना, लेकिन प्रसिद्ध हुए हिंदी में और बड़ा पुरस्कार मिला मैथिली में भी उतने ही प्रसिद्ध हैं। मैथिली के ये यात्री कहे जाते हैं और मैथिली भाषा ने इनको प्रसिद्धि दी है। जैसे आपको बता दूं, हम कह रहे थे ना कि छत्तीसगढ़ी 8वीं अनुसूची के लिए अभी पंक्तिबद्ध लाइन में लगी हुई है, लेकिन मैथिली है उसको 8वीं अनुसूची में स्थान प्राप्त हो चुका है। तो ये थोड़ा सा परिचय बाबा नागार्जुन का हमने आपको दिया। उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं इनकी कविता जिसका नाम है अकाल और उसके बाद। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको शायद ये पंक्तियाँ याद होंगी, क्योंकि केवल 8 पंक्तियाँ हैं। अब इन 8 पंक्तियों में कवि की व्यंजना देखिए। हम जब किसी कवि को पढ़ते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि इन्होंने गुण, रीति, शक्ति इनका प्रयोग किया है क्या, कौन से छंदों का प्रयोग किया है, कौन से रस का प्रयोग किया है, कैसी दशा दिशा के बारे में बात कर रहे हैं, किसकी बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी क्या होती है, इनकी विशेषताएं होती हैं। और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि कॉलेज में आने के बाद आपको केवल सरल अर्थ नहीं करना है, आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या हम बता दें अकाल और उसके बाद कविता को आपको पढ़ के पहले मैं सुनाऊं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। अब ये 4 पंक्तियां देखिए, शुरुआत कैसे होती है, कई दिनों से। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही बस। ये जो 4 पंक्तियां हैं प्रारंभ की, ये 4 पंक्तियां हैं वो अकाल की स्थिति का चित्रण करती हैं। अकाल की स्थिति ऐसी है कि जो चूल्हा जल नहीं पा रहा है,
घर में अन्न का दाना नहीं है। अब अन्न का दाना नहीं है तो चक्की भी उदास है। भाई चक्की से कूटना पीसना होता है, कूटना नहीं पीसना होता है, तो चक्की भी उदास है। और फिर कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास। अब चूल्हा ऐसे ही ठंडा पड़ा हुआ है तो एक कुतिया है वो वहीं पर सोई हुई है। अब कभी कहते हैं कानी कुतिया। कानी कुतिया कहने का मतलब क्या है कि बड़ी उदासीनता है, यहाँ पर पड़ी हुई है कुतिया। चूल्हा ठंडा पड़ा हुआ है, घर में अन्न है नहीं, और कई दिनों तक छिपकलियों की भीत बने दीवाल पर छिपकलियों की गश्त लगी। अब ये कैसे हुआ? भाई घर में अन्न का दाना नहीं है, घर वाले घर में नहीं है, घर में नहीं है तो घर में प्रकाश भी नहीं है, घर में प्रकाश नहीं है तो मच्छर कीट पतंगे भी नहीं है, और ये सब नहीं है तो छिपकलियां हैं वो दीवार पर इधर से उधर गश्त कर रही हैं, घूम रही हैं, उनको भी खाने को नहीं मिल रहा है। और कई दिनों तक चूहों की हालत रही शिकस्त। अब घर में कुछ है नहीं तो चूहों को भी क्या खाने को मिलेगा, तो इनकी भी हालत बहुत खराब है। ये पूरी जो 4 पंक्तियां हैं, ये 4 पंक्तियां आपको इस तरह से समझना चाहिए कि इन 4 पंक्तियों में अकाल के समय की जो स्थिति है उसका कवि चित्रण कर रहे हैं। उसके बाद आप देखिए कि अकाल की स्थिति है वो स्थिति जैसे ही दूर होती है, आपको मैं बताऊं, आप याद रखना इसको कि अकाल और उसके बाद जो कविता है वह कविता इनके काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली से ली गई है। प्रसंग संदर्भ आप लिखते हैं ना, तो उसमें आप ये लिखेंगे अकाल और उसके बाद कविता बाबा नागार्जुन के सतरंगे पंखों वाले काव्य संग्रह से लिया गया है। और इस कविता में लेखक ने अकाल के समय की स्थिति और अकाल के बाद की स्थिति का चित्रण किया है। अब तुकांत है इसमें, शुरुआत में आप कई दिनों के बाद प्रारंभ की पंक्तियों में देखते हैं, और उसके बाद के नीचे की जो पंक्तियां हैं उसमें कई दिनों के बाद है वो अंतिम। तो इस तरह से ये ऐसा वातावरण तैयार करते हैं कवि कि इन 8 पंक्तियों में ही जो बहुत ही प्रभावशाली है। और एक तरफ आप देखेंगे कि नागार्जुन के तुक में कोई तुक नहीं है, लेकिन जब आप उसको समझने का प्रयास करेंगे तो आप जानेंगे कि विचारों को विचारेंगे इसमें तो आपको पता चलेगा कि इसमें भरपूर कवित्व है। आपने देखा कि मात्र 8 पंक्तियां हैं, 8 पंक्तियां जिसमें 4 के बारे में मैंने आपको बताया, और ये लोक भाषा को बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा शैली की विशेषता है कि ये देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं और संस्कृत शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि संस्कृत का इनको ज्ञान है। और ये तो कहते थे कि संस्कृत की रचना विधान में यदि हम लग जाते हैं तो हम बाकी सब हिंदी का भूल जाते हैं। हमको संस्कृत का जो रचना विधान है वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत आकर्षित करता है। तो इसलिए ये ठेठ लोक जीवन के शब्दों का प्रयोग करते हैं और जो पाठक है उसको भी लोक जीवन के बीच पहुंचा देते हैं। अब देखिए आगे का हाल। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। अब अकाल की स्थिति में कुछ नहीं था, सब उदास है। चूल्हा, कानी कुतिया, छिपकली, कौवा, चक्की सब। लेकिन जब घर में अन्न आ जाता है, घर में दाने आ जाते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए कि एकदम लोक जीवन की बहुत ही सहज अभिव्यक्ति कहीं और ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। आप महसूस करें, एकदम चित्रमय काव्य है ये कि आपके सामने वो आ जाएगा, सूखा ठंडा चूल्हा और बिल्कुल घर में सारे लोग उदास, खाने पीने को नहीं मिल रहा है। कितना ज़रूरी है ना, खाना पीना तो बहुत ज़रूरी है मनुष्य के जीवन के लिए। और अकाल की स्थिति हो, जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो दाने दाने को मोहताज जो व्यक्ति होता है उसके घर की ऐसे ही स्थिति होती है जैसी स्थिति का चित्रण कवि ने किया है। तो ये कह रहे हैं कि दाने आए घर के अंदर, और जब घर के अंदर दाने आए कई दिनों के बाद तो धुआं उठा आंगन के ऊपर, तब चूल्हा जला और फिर धुआं उठा, और उसके बाद चमक उठी घर भर की आंखें। सब घर के जो लोग थे उनकी आंखें खुशी से चमक उठी, चलो आज तो पेट भरेगा, आज तो कुछ खाने को मिलेगा। कौवे ने खुजलाई पांखें, और कौवा भी बड़ा खुश हो गया कि भाई चलो आज कुछ दाना दुनका मिलेगा। तो मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा ये ऐसी कविता है, इनकी कालजयी कविता मानी जाती है जी। ये आकांक्षा और विश्वास जगाने वाली कविता है, और
ये कविता ऐसी है कि इस कविता में जो व्यक्ति है, जो समाज है, देश है, वो अकाल से या अकाल से प्रभावित होकर, जीवन से तंग होकर पलायन की बात नहीं करता है, बल्कि जीवन की पुनर्रचना पर बल देता है कि बस अब छोड़ो और चले जाओ। ऐसा नहीं है, फिर से मेहनत करो और फिर से अच्छे दिन लाओ। तो ऐसी अभिव्यक्ति इस कविता में आपको मिल रही है। देखिए कि आप छिपकली तक है, मतलब मानव तो मानव, मानवेतर प्राणियों को भी इस अकाल के समय की स्थिति में कैसी उसकी परिस्थितियां हो जाती है, उसको लेखक दिखा रहे हैं कि छिपकलियां भी जिजीविका के लिए, मतलब जीने के लिए संघर्ष कर रही है। कौवा भी जीने के लिए संघर्ष कर रहा है। अकाल के कारण जनता है वो घर द्वार छोड़ देती है और बस दानों के लिए मोहताज है तो खोजने के लिए निकल जाती है। तो ऐसी स्थिति में छिपकलियां भी जीविका के लिए संघर्ष कर रही हैं। लेकिन जब सब कुछ आ जाता है तो घर में कई दिनों के बाद सब लोग खुश हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये ऐसे कवि हैं प्रगतिशील विचारों वाले और एकदम ठेठ मारक करने वाले कवि हैं। भैया क्या कहते हैं पता है, भूख और गरीबी ऐसी चीज है कि यदि कोई मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, कहते हैं कि मरो भूख से फौरन आ धमकेगा थानेदार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार, लिखवा लेगा घर वालों से वह तो था बीमार। और ऐसी गरीबी के बीच जो कुछ लोग रईस हैं, उन अमीरों के लिए कवि कैसे लिखते हैं पता है, बताऊं? ये उनकी शुरुआत है कविता की। वो क्या कहते हैं, बताऊं कैसे लगते हैं दरिद्र देश के धनिक, कोढ़ी कूढ़व तन पर जैसे मणिमय आभूषण। जैसे कोढ़ी शरीर हो, गंदा शरीर हो और उस पर लोगों ने खूब मोती मूंगा वाला आभूषण पहन लिया हो, ऐसे गरीब देशों के अमीर मुझे दिखाई देते हैं। और फिर गरीबी की हालत तो यह है, खाली है हाथ, खाली है पेट, खाली है थाली, खाली है प्लेट। और फिर इस समय जब कोई राजनीति करता है तो उसके लिए भी कवि कहते हैं, राजनीति क्या है, निष्ठा है, मल है। राजनीति क्या है, निष्ठा है, मल है। और साहित्य क्या है, गंगा का जल है। तो ये अकाल और उसके बाद कविता निश्चित ही आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। इसके बाद जो दूसरी कविता है मैं उसको अगले वीडियो में आपसे शेयर कर रही हूँ। धन्यवाद।